हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो जो है सबको अंत तक देखना है। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। गाइज, क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको PDF और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा पैरामेडिकल रिगार्डिंग, है ना। यानी पैरामेडिकल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको टेलीग्राम में एज ए PDF मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, टेलीग्राम पे जाना होगा और सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना होगा स्टडी विथ रितेश। ठीक है, स्टडी विथ रितेश सर्च कीजिएगा तो हमारा चैनल आ जाएगा। उसके बाद आपको इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ओके गाइस, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएं। जो स्टूडेंट लाइव आ गए हैं आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड दोस्त भी लाइव आ जाएं और आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ है, क्या चीज़ है? आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है जीवों द्वारा निर्मित एक समूह है, समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति है, या फिर ऑस्ट्रेलिया के निकट स्थित एक गर्त है, या फिर चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाए जाने वाला एक घास है। जल्दी से आंसर दीजिएगा प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ क्या चीज़ है? वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है। तो याद रखिएगा, प्रवाल भित्ति क्या होते हैं? तो समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में कि प्रवाल क्या है यानी कोरल क्या है। प्रवाल क्या है, कोरल क्या है? आपको ऑप्शंस में दे देगा, स्थलीय जीव है या समुद्री जीव है। जल्दी से बताइए, 2 ऑप्शंस मैंने आपको दिया है, स्थलीय जीव है या समुद्री जीव है। जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे प्रवाल क्या है, स्थलीय जीव होते हैं या समुद्री जीव होते हैं। वेरी गुड, क्या होते हैं? समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से नोट कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ गाइज। चलिए देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है द मलेरिया ड्रग कुनेन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रीज। यानी मलेरिया की जो दवा है कुनेन निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? बताइएगा। पहला ऑप्शन है यूकैलिप्टस, दूसरा ऑप्शन है वॉलनट, तीसरा ऑप्शन है सिनकोना, चौथा ऑप्शन है रॉल्फिया। जल्दी से बताइएगा, मलेरिया की दवा जो है कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? पहला ऑप्शन है यूकैलिप्टस, दूसरा ऑप्शन है वॉलनट, तीसरा ऑप्शन है सिनकोना, चौथा ऑप्शन है राउल्फिया। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है सिनकोना वो सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मलेरिया की जो दवा है कौन सी है? कुनेन, वो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है आपके एग्जाम्स में कि मलेरिया बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? बता सकते हैं आप लोग? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन मैं पूछा हूँ, मलेरिया है ना, मलेरिया बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? सभी स्टूडेंट को बताना है। मलेरिया बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? वेरी गुड, क्या होगा जी? मादा मच्छर एनाफिलीज, है ना। याद रखना, मादा मच्छर है एनाफिलीज, इसके काटने से, है ना, एनोफिलीज। ठीक है, इसके काटने से ना मलेरिया रोग होता है। ठीक है, होता क्या है कि इसमें एक प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी यानी प्रोटोजोआ पाया जाता है जिसके कारण मलेरिया हो जाता है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट विथ इंक्रीज इन मीडियम टेम्परेचर। यानी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है। कैसी होती है? बढ़ती है, घटती है, या वैसी ही रहती है, या सहसा गिर जाती है? जल्दी से सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दें। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है। कैसी होती है? बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, या सहसा गिर जाती है?
वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। तो क्या होगा, वैसी ही रहती है ना। यानी कहने का मतलब स्टे द सेम, यानी बिल्कुल सेम ही रहती है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके प्रकाश से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जल्दी से बताइएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, बताइए प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? लाइट का वेलोसिटी अधिकतम किस में होता है? बताइएगा। वेरी गुड, किस में होता है जी? निर्वात में, है ना, वैक्यूम में, है ना, वैक्यूम में जो है इसका वेग जो है सबसे अधिक होता है। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है जी? जल्दी से बताइए, प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो याद रखिएगा कितनी होती है, 3 × 10⁻11 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये प्रकाश की चाल हो गई कितना, 3 × 10⁻11 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया ना। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपसे कि प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है? बताइएगा, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग होती है? यानी कहने का मतलब ये है कि जो लाइट वेव है ना, वो किस प्रकार की वेव होती है? जल्दी से बताइएगा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, जो लाइट वेव है ना वो किस प्रकार की वेव है? प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है जी? वेरी गुड, किस प्रकार के? अनुप्रस्थ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, इसको याद कर लेना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स वेव, है ना, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, इसको नोट कर लेना, ट्रांसवर्स वेव, है ना। चलिए चलिए यहाँ से तो ये आप लोग जान लिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बता सकते हैं आप लोग? प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं जी? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं जी? याद रखिएगा, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन, है ना। यानी जो लाइट है वो बना हुआ है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, 100% पूछ लिए जाते हैं, कोई शक नहीं है। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है तो वो इस चीज़ को आज रट लेंगे। आज के इस वीडियो में ही आप लोग सीख लीजिएगा, ठीक है। मैं इस तरह से समझाऊंगा कि आप लोग का कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाएगा कि किस दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग मिलान नहीं करेंगे अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो बताइएगा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? जिनको पता है वो भी बताएं जल्दी से, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है? यानी निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? वेरी गुड, किस लेंस का प्रयोग करते हैं जी? तो अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है, कनकेव, है ना, कनकेव, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनकेव कहते हैं। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोगों ने इसको मिला दिया। अब बात कर लेते हैं दूर दृष्टि दोष का, है ना। एक चीज़ और याद रखो, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये भी पूछ लेता है आपसे। डायरेक्ट निकट दृष्टि दोष ना देकर आपसे पूछ लेगा मायोपिया, है ना, मायोपिया दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो ये चीज़ भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, याद रहना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। अवतल लेंस को कनकेव लेंस बोलते हैं, ठीक है, ये तो पता ही होगा। अब बताइए, दूर दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया, है ना, हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग दोनों टर्म को जो है नोट कर लेना अच्छे से। मायोपिया का मतलब हो गया निकट दृष्टि दोष और हाइपर मेट्रोपिया का मतलब क्या हो गया? दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं जी? तो वेरी गुड, किस लेंस का प्रयोग करेंगे?
तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी निकट दृष्टि दोष हो तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष बोले तो उत्तल लेंस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जरा दृष्टि दोष, है ना। जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस तरह का लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये चीज़ भी याद रखना, द्विफोकसी लेंस का, है ना, यानी ये द्विफोकसी लेंस है ना, इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो आप लोग मिला दीजिएगा। जरा दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये टर्म भी जो है आप लोग को याद करना होगा। क्या बोलते हैं, प्रिस्बियोपिया, है ना, प्रिस्बियोपिया कहते हैं, प्रिस्बियोपिया। ठीक है, तो याद रखना, जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस यानी बायोफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब बात कर लें अबिंदुकता। अबिंदुकता यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो याद रखना एस्टिग्मेटिज्म, है ना, एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, अब अबिंदुकता दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग, तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिसको सिलेंड्रिकल लेंस बोलते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस बोलते हैं। चलिए, अब तो मिलान हो गया। तो देखिएगा, निकट दृष्टि दोष यानी अब यहाँ से देखिएगा, आप समझ में आएगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया तो क्या हो जाएगा, 1 का 4 होगा आपका। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम लोगों ने किस लेंस का प्रयोग किया था, तो उत्तल लेंस का, तो आपका B का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम लोगों ने द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया था, तो C का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और अबिंदुकता का क्या हो जाएगा जी, D का, तो सिलेंडर यानी 3 हो जाएगा। तो देखिए, तो 4 1 2 3 किस में है, 4 1 2 3, तो ऑप्शन D जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जितने भी नए स्टूडेंट थे वो तो आज की इस वीडियो में सीख ही लिए, लेकिन आप लोग जिनको पहले से आता था तो आप लोग का रिवीजन भी हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है ना। पहला ऑप्शन दिया हुआ है CO प्लस H2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है CO2 प्लस N2, जल्दी से बताइएगा। तीसरा ऑप्शन है CO प्लस H2 प्लस N2, तीसरा ऑप्शन है CO2 प्लस H2। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है, और ये आपके एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2019 का क्वेश्चन है, आपके पास प्रीवियस ईयर सेट होगा तो आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हो, इजली मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसीलिए आपको ये याद होना चाहिए। जल्दी से बताइए, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है जी। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है ना वो सही है। तो याद रखिएगा, वाटर गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। ठीक है, अब एक और पूछ लेता है, प्रोड्यूसर गैस, है ना, जल्दी से बताइएगा, प्रोड्यूसर गैस जो है किन गैसों का मिश्रण होता है, ये भी पूछ लिया जा सकता है, इसीलिए आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग पहले बताइए कि प्रोड्यूसर गैस जो है वो किन गैसों का मिश्रण होता है, जल्दी से बताइए। प्रोड्यूसर गैस जो है वो किन गैसों का मिश्रण होता है, तो देखिए याद रखिएगा, जो प्रोड्यूसर गैस है ना वो मिश्रण होता है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, है ना, इन तीनों गैसों का मिश्रण होता है कौन, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का ओहो, ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों नहीं है, दोलनों, है ना, दोलनों। ठीक है, तो क्वेश्चन है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल बताइए क्या होगा। इसको भी काट दीजिए, कम हो जाएगा या फिर अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपवर्तित रहेगा। देखिए क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूँ एक बार। क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, अगर वो लड़की खड़ी हो जाती है तो उसका पेरियोडिसिटी ऑफ ऑसिलेशंस क्या होगा, आपको यही बताना है। ठीक है, यानी पेरियोडिसिटी ऑफ ऑसिलेशंस आपको बताना है, यानी दोलनों का आवर्तकाल जो है आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही VVI क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो जल्दी से बता दीजिए। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल जो है वो क्या होगा,
कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपवर्तित रहेगा। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है कम हो जाएगा वो सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद कर लेना अच्छे से। अब एक क्वेश्चन आपको ये भी जानना जरूरी है गाइस कि आवर्तकाल है ना, यानी टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि आवर्तकाल क्या होता है, किसी माध्यम में तरंग को अपना एक कंपन पूरा करने में लगे समय को उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, अब कभी कभी ये भी पूछ लेता है आवर्त की इकाई क्या होती है, बताइएगा आवर्त की इकाई क्या होती है। सभी स्टूडेंट बताएंगे आवर्त की इकाई क्या होती है जी, तो हर्टेज होती है। ठीक है, क्या होती है, हर्टेज। ठीक है, चलिए इसको, इसका सिंबल जो है HZ है इसको। ठीक है, इसको याद कर लेना अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम, यानी जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन यानी उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताना है आपको। पहला ऑप्शन है लगातार बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है लगातार घटता है, तीसरा ऑप्शन है पहले बढ़ता है फिर घटता है, चौथा ऑप्शन है पहले घटता है फिर बढ़ता है। जल्दी से सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है, आई थिंक आप लोगों को मैं बता भी चुका हूँ पहले। चलिए बताइएगा, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस से जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइएगा। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है वो सही है। तो याद रखिएगा कि जल को जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग गर्म करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है, उसका आयतन है, वो क्या होगा, पहले तो घटेगा है ना, फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो गया। चलिए एक क्वेश्चन बताइए तो आप लोग, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, यानी जल का जो डेंसिटी होता है वो किस टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा होता है, बताइएगा। पानी का घनत्व किस टेम्परेचर पर अधिक होता है, किस तापमान पर अधिक होता है, बताइए। पानी का घनत्व जो है अधिकतम, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। वेरी गुड, किस तापमान पर अधिकतम होता है जी, तो 4 डिग्री सेल्सियस है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट की विधि है, बताइएगा क्या आंसर होगा, चालन, संवहन, विकिरण या उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइए इन चारों में से क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ हीट की विधि है, जल्दी से बताइए, ऊष्मा के संचरण की विधि है। तो वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है वेरी गुड, वो सही है ना। यानी ऊष्मा के संचरण की ये सब जो है चालन, संवहन, विकिरण, ये सब विधि हैं। ठीक है, अब देखिए, अब चालन को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, है ना, इंग्लिश में कंडक्शन कहते हैं। चलिए संवहन को क्या कहते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ, कन्वेक्शन कहते हैं, है ना। अब मैं आपसे पूछूं विकिरण को क्या कहते हैं, तो रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या है जी, तो ये सब ऊष्मा के संचरण की विधि है, यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट की मेथड है, यानी विधियां हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपसे इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है द्रवों तथा गैसों, है ना, पूछ लिया जाता है द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, सब किसी को बताना है। चलिए क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी रीड कर देता हूँ एक बार, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप इंग्लिश में नहीं बोलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन इस तरह से इंग्लिश में पूछा जा सकता है आपसे, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, है ना, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है लिक्विड और गैस में किस मेथड से होता है, बताइएगा। क्वेश्चन है आपका कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है यानी ऊष्मा का स्थानांतरण है लिक्विड एंड गैस में किस मेथड के द्वारा होता है,
उष्मा का स्थानांतरण द्रवों तथा गैसों में किस विधि द्वारा होता है? ये याद रखना है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। किस विधि द्वारा होता है जी? तो संवहन विधि द्वारा होता है। ठीक है, याद रखना संवहन, जिसको इंग्लिश में क्या मैं बताया? कन्वेक्शन। ठीक है, तो चलिए इसको याद रखिएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, बताइएगा। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सूर्य की उष्मा, है ना, यानी सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर किस विधि द्वारा पहुंचती है ना? सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर किस विधि द्वारा पहुंचती है, आपको बताना है। सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर किस विधि द्वारा पहुंचती है, बताइएगा। यानी इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो हीट ऑफ द सन कम्स टू द अर्थ बाय विच मेथड, बताइएगा। हीट ऑफ द सन कम टू द अर्थ बाय विच मेथड, यानी सूर्य की उष्मा जो है पृथ्वी पर किस विधि द्वारा पहुंचती है? वेरी गुड, किस विधि द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण द्वारा। ठीक है, इस चीज को याद रखना, विकिरण द्वारा सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। विकिरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो रेडिएशन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड लेट क्या है ना? रेड लेट क्या है, आपको बताना है इसका फॉर्मूला। तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए दिया है PbSO4, या ऑप्शन 2 होगा जिसमें PbO2 दिया हुआ है, और तीसरा ऑप्शन है Pb3O4, चौथा ऑप्शन है PbCO3। जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, रेड लेट का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देखो यकीन मानो, यदि आप लोगों ने 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिए हैं, यानी 10 सालों का प्रीवियस ईयर आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, देख लेना आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, यदि आप लोगों ने 10 साल में पूछे गए जितने भी पैरामेडिकल के क्वेश्चन हैं, जो 10 सालों में पूछे गए हैं, अगर आप लोग पूरा एकदम रट सा जाते हो ना, तो देख लेना आपके एग्ज़ाम्स में आपको कितना फ़ायदा होगा। देखो क्वेश्चन वही पूछता है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा देता है और आप लोग भटक जाते हो, क्योंकि आप लोग तो रट्टा मार के जाते हो ना। क्वेश्चंस को अच्छे से समझो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, रट्टा मारोगे तो फिर वो थोड़ा सा घुमा देगा क्वेश्चंस को, तो आप लोग जो है फंस जाइएगा, फिर बोलिएगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसा ना कीजिए, प्रत्येक क्वेश्चंस को रटिए मत, अच्छे से समझ लीजिए तब उसको रटिए। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा तो वो ज़िंदगी भर याद रहेगा आपको। तो जल्दी से बताइए रेड लेट क्या है। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। तो याद रखिएगा क्या होता है इसका फॉर्मूला, Pb3O4 होता है। ठीक है, तो ऐसे केमिकल फॉर्मूले भी जो है आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। अच्छा एक चीज़ और पूछ लिया जाता है, नीला थोथा, है ना? तो बताइए तो नीला थोथा, जिसको हम लोग तूतिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तूतिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ब्लू विट्रियोल, है ना, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका फॉर्मूला, मुझे देखना है कितने स्टूडेंट को याद है। जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट, नीला तोता यानी ब्लू विट्रियोल को क्या कहते हैं जी? इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो याद रखिएगा क्या होता है। चलिए मैं बता देता हूँ, CuSO4 5H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको भी रट लेना। जब रेड लेट का पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, तो नीला थोता का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड गेस्ट वॉज्ड अवे। ओहो सॉरी, फिर से गलत हो गया है क्वेश्चन में, थोड़ा सा इंग्लिश टर्म में थोड़ा सा गलती हो गया है। देखिए क्वेश्चन है इस तरह से होना चाहिए, गोल्ड डिजॉल्व, है ना, इन विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड, है ना, यानी सोना जो है वो घुल जाता है निम्नलिखित में से दिए गए अम्ल में। यानी सोना जो है निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है, आपको यही बताना है। गोल्ड जो है वो डिजॉल्व हो जाता है इनमें से दिए गए किसी एक एसिड में। ठीक है, तो आपको बताना है वो कौन सा है। तो जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है सांद्र नाइट्रिक, तीसरा ऑप्शन है अम्लराज, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा एरर हो जा रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, अगली बार से नहीं होगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगली बार से कोई भी एरर नहीं हो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में। बट वैसे भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर एक आधा क्वेश्चन में इधर उधर होता है तो मैं आपको क्लास में जो है एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे क्या होना चाहिए था। चलिए बताइए, तो सोना जो है निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है जी?
वेरी गुड। किसमें घुल जाता है जी? अम्लराज में, यानी इसको क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया भी बोलते हैं, ठीक है, एक्वा रेजिया, ठीक है। इसी में जो है आपका सोना पूरी तरह से घुल जाता है। अब एक चीज़ बताइए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर मैं आपसे पूछूं अम्लराज क्या है तो आप लोग क्या कहिएगा? तो अम्लराज होता क्या है, एक्वा रेजिया होता क्या है कि दो प्रकार के अम्लों से मिलकर बना होता है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं वो कौन कौन से अम्ल से मिलकर, यानी कौन कौन से एसिड से मिलकर वो बना होता है? तो देखिए, चलिए मैं बता देता हूँ। जो अम्लराज है यानी एक्वा राज है, एक्वा रेजिया है, वो HCl है ना, सांद्र HCl प्लस नाइट्रिक अम्ल है ना, HNO3 जिसको बोलते हैं, ये इन्हीं दोनों एसिड से मिलकर बना होता है। कौन? अम्लराज यानी एक्वा रेजिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें HCl जो है वो कितना रहता है? तो 3 रेशियो में रहता है। और HNO3 जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, ये कितने रेशियो में रहता है? तो ये 1। यानी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि अम्लराज में HCl और नाइट्रिक अम्ल का रेशियो कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि HCl जो है वो 3 होता है और HNO3 यानी जिसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं वो 1 होता है, ठीक है। यानी 3:1 के अनुपात में ये रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा गाइज, यहाँ से एक दो क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएंगे, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें हम लोग क्या मिलाएंगे जी? तो वेरी गुड, क्या मिलाते हैं? तांबा, है ना, जिसको कॉपर बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं ना। अच्छा बताइए, तो बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? चलिए ये बताइए, ये भी क्वेश्चन अच्छा सा है। बेवकूफ़ों का सोना पूछ लिया जाता है ना, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? यानी फूल्स गोल्ड किसे कहा जाता है? जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे किसको कहा जाता है? तो पायराइट्स को कहा जाता है। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने पायराइट्स आंसर दिया है वो सही है, और जिनको नहीं पता है वो चीज़ ये याद कर लें कि बेवकूफ़ों का सोना किसको कहा जाता है? पायराइट्स को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा बताइए, तो शुद्ध सोना जो है वो कितने कैरेट का होता है? ये तो बच्चे जानते हैं ना, ये इसमें तो कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं करेगा, सब स्टूडेंट का सही आंसर होना चाहिए। जल्दी से बताइए, शुद्ध सोना जो है, प्योर गोल्ड जो है वो कितने कैरेट का होता है? कितने कैरेट का होता है जी? वेरी गुड, कितने कैरेट का होता है? तो 24, है ना, 24 कैरेट का होता है ना। अच्छा, आप लोग जो सोना पहनते हो, आई मीन आप लोग कान में का, नाक में का पहनते हो ना, तो वो कितने कैरेट का होता है पता है आपको? ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। वो पता है गाइस कितना? वो 18 से 20 कैरेट का होता है, ठीक है। आप लोग जो ईयर रिंग पहनते हो, नोज़ रिंग पहनते हो ना, कान में का, नाक में का, झुमका झुमकी, तो वो जो है ना 18 से 20% जो है उसमें शुद्ध सोना होता है। तो कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछ लेता है कि 18 कैरेट के मिश्रित सोने में जो शुद्ध सोना है वो कितना % होता है? तो वो 75% होता है। तो ये भी चीज़ याद कर लेना, ठीक है। यानी 18 कैरेट का जो सोना होता है, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में जो शुद्ध सोना का % होता है वो कितना होता है? तो 75% होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।